नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में केवल एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होना तय हुआ है, क्योंकि जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है किसी कारणों से वहां पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है। तो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर सरकार बननी है। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में जब बीजेपी हरियाणा में जीती, जम्मू और कश्मीर में उसका जो प्रदर्शन था वो अच्छा रहा, जिसके बाद में एक बात कही जा रही है कि जोश जो है वो बीजेपी के नेता हो या कार्यकर्ता हैं उनका हाई है। और क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार समीकरण बिल्कुल ही अलग है। जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनमें बीजेपी और बीजेपी गठबंधन को काफी नुकसान हुआ। एक आरोप यह भी लगा कि बीजेपी जो ये तोड़ने वाली जो राजनीति करती है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। यही वो कारण था कि यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अब वहां पर विधानसभा के चुनाव हैं और समीकरण अभी भी ऐसे के ऐसे ही है, क्योंकि शिवसेना की भी 2 फाड़ हो चुकी है और जो एनसीपी है उसकी भी 2 फाड़ हो चुकी है। तो इस बार वहां पर क्या होने वाला है, ये अपने आप में काफी कुछ तय करेगा कि लोगों के मन में क्या है और इस पर आम जनता क्या सोचती है। मैं यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली आया हूं और इन्हीं की जबानी अब सुनेंगे कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन इन आगामी चुनावों में कैसा होगा, वो विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। आपका नाम क्या है जी? आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है क्या रहेगा माहौल? देखिए, झारखंड में, महाराष्ट्र में तो विधानसभा के चुनाव हैं, यूपी में उपचुनाव हैं, क्या आपको लगता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने विचार का नाम लिया तो हमारे विचार इतने स्वच्छ और साफ है कि हमारा देश उन्नति करना चाहिए और देश का पताका लहराना चाहिए जी विश्व में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा विचार बहुत अच्छा, और जो वहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर बहुत ही अच्छे सम्मानजनक रिजल्ट आएगा। और बीजेपी ने जो काम किए हैं जाति और भेदभाव को छोड़कर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें उन लोगों को भी अब सोचने को मजबूर कर दिया है। कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, जातिवाद का नहीं है, वो भी अब बीजेपी के समर्थक में आ गए हैं, उन पर भी बदलाव आ गया और आ रहा है। ये बताइए, ये जो आरोप जिस तरीके के विपक्ष लगाता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी देखिए धर्म की राजनीति करती है, और यही वो कारण था जिसके वजह से लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। एक तरफ जो विपक्ष है लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता है, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनावों में वो मैटर कहीं ना कहीं करेगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए तो उनमें हमने ऐसा देखा कि कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण संविधान वाला मुद्दा था वो चला, हालांकि वो हरियाणा में नहीं चल पाया। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आपने जातिवाद का मुद्दे पे सवाल किया है जी। आप ये देखिए, जो यूपी में हुआ था, जातिवाद का फैलाया था, और जो उनको झूठे झूठे वादे किए गए थे कि हम ये या आपके लिए करेंगे, या इतने 1000 रुपये देंगे आपको, इतना वो करेंगे, कहाँ गए वो, कहाँ किसको मिले? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जातिवाद का मुद्दा अब धरा रह जाएगा। हरियाणा ने दिखा दिया अपना दम कि हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं चलता है, हम उसके लिए काम करते हैं, किसानों की भलाई के लिए करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। जो इसलिए उन्होंने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार का झंडा फहराया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष का काम क्या होता है? ये तो वो प्यासे कौवे हैं, आपके सामने कह रहा हूँ, ये वो विपक्ष प्यासे कौवे हैं। एक बर्तन में पानी तो उनको ये नहीं पता चोंच नहीं जा रही तो पानी कैसे पिए। ये सिर्फ जातिवाद का ही ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, जातिवाद पे ये बात करना चाहते हैं, जाति में ही भ्रमित करना चाहते हैं। पर अब लोग नहीं आएंगे जातिवाद में, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आज टीआरपी कहाँ पहुँच चुकी है इस प्रधानमंत्री के, और देश और विदेशों में हमारा सम्मान हो रहा है। पर इसी के लिए कहना चाहता हूँ, इनको अब सुधार करना चाहिए, विपक्ष को अपना मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। और जो ये किसी भी घटना का समर्थन, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी दुर्घटना घटती है उसके लिए हर एक को संवेदना होती है, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। पर ये उसको बरगलाते हैं, उसको और बढ़ाते हैं, जातिवाद के लिए, एक राष्ट्रीय तुष्टीकरण के लिए, एक पक्ष की वोट के लिए। पर उनको नहीं पता वही जो पक्ष के वोट के लड़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो विदेशी एजेंट हैं। तो ऐसे इन लोगों को, चाहे परिवारवाद के लोग हों
तो ऐसे लोगों को जनता विश्वास सबक सिखाएगी, जैसे हरियाणा में आपने देखा परिवारवाद को एक तरफ कर दिया गया। देखिए, इनका ऐसा कहना है कि जिस तरीके से परिवारवाद को किनारा कर दिया हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, ऐसे ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी होंगे। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन शर्मा है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, पहला सवाल तो यही कि ये जो चुनाव होगा ये जातिवाद के ऊपर होगा या फिर हिंदुत्व के ऊपर होगा? देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, खासकर ये 2014 से एक एलिगेशन लगता है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, मगर मुझे 75 साल में कभी ये नहीं नारा सुना कि भाई सबका साथ सबका विकास। ये कभी नहीं सुनाई दिया हमें। और तुष्टीकरण हुआ, एक समाज को एक जो मिनॉरिटी के नाम पर उसको एक्स्ट्रा चम्मच खिलाती रही सरकारें। और तुष्टीकरण इस तरह हावी रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ये तक बोल गया कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो है वो किसका है, वो मुस्लिम्स का है। तो क्या बाकी जो बहुसंख्यक है, जहाँ जो सुपर माइनॉरिटी है, उनका कोई हक नहीं है? तो यहाँ से तुष्टीकरण जो है अगर प्रधानमंत्री की तरफ से झलकता है तो वो भांपते हुए, आज मैं कहता हूँ आज नीड है हिंदुत्व की राजनीति की। आपने कहा, इन भाई साहब से कहा कि भाई साहब यहाँ धर्म की राजनीति होती है। मैं कहता हूँ इस सरकार ने जितना माइनॉरिटी के लिए, खासकर एक मुस्लिम समाज के लिए अगर जितना किया, क्या उसके बदले वोट ऑफ थैंक्स के नाम पर क्या वोट दबाया गया भाजपा के नाम से? आज आप कहते हैं कि आप सबका विकास करिए। मैं अगर मैं भाजपा का समर्थक हूँ, आज मुझे उस वर्ड सबका साथ सबके विकास से चिढ़ हो रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, 1,35,000 करोड़ के सिर्फ रोड परियोजनाएं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे दिए, IIT दिया, IM दिया, सब कुछ दिया। कितनी सीटें मिली कश्मीर से उनसे? मतलब आपने राशन तक लिया, योजनाएं पूरी ली, आप उसी योजनाओं से रोजगार चला रहे हो, टूरिज्म का आंकड़ा 2 करोड़ से प्लस हो गया, मगर क्या हुआ? अब मुझे बताओ, जब आप सिर्फ धर्म के नाम पर, जब वोट आप धर्म के नाम पर कर रहे हो, तो फिर राजनीति धर्म नाम से भाजपा को कौन रोक रही है? करनी पड़ेगी। अब यहाँ अब मुद्दा जो है ये एक तरह का पोलराइजेशन, मतलब 1 to 1 होगा। पहले सिर्फ वो एलिगेशन लगते थे, मैं कहता हूँ अब पोलराइजेशन होना चाहिए कि एक पक्ष पकड़ो, या तो विकास पकड़ो या धर्म की राजनीति पकड़ो। अगर विकास करने के बाद आपको हर योजना में, जबकि आपकी हिस्सेदारी 14 से 15% है, और उसके बाद आपको 30 से 32-35% के बीच में हर एक योजना में आपको अगर आवास मिल रहे हैं, आयुष्मान मिल रहा है, सारी समान निधि मिल रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर वोट नहीं दे रहे, तो फिर क्यों सबका साथ? फिर ये देखो कि सबका साथ, जिसका साथ उसका विकास। आपको नहीं लगता ये आरक्षण और संविधान का जो मुद्दा है, क्योंकि पहले भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उनमें हमने देखा कि खूब चला, ये क्या महाराष्ट्र, झारखंड और देखिए यूपी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि अभी तक 9 ही सीटों पर उपचुनाव होना है जो तय हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी है? आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ अगर उल्टा सीधा हुआ तो जो केंद्रीय आला कमान है वहां से और जो राज्य के जो नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बीच भी कुछ तनातनी हो सकती है? देखिए, जितना मैं समझा हूँ ना, आज अयोध्या से जो ये हाईलाइट करते थे ना अवधेश जी को, घुमा घुमा कर एक साइन ऑफ की हमने हिंदुत्व डिफीट कर दिया, घुमाते थे ना अखिलेश यादव जी उनको, वहाँ के सांसद को, कि देखो अयोध्या जीत ली तो समझो हिंदुत्व जीत लिया हमने, उसको एजेंडे को ही खत्म कर दिया। आज इसी चुनाव में ये भी कहिए कि अगर वहाँ पे 10 सीटें अगर भाजपा अगर लेती है, तो फिर बताइए किसकी ताजपोशी किस पे करनी है हिंदुत्व की? यहाँ ये है जो कटेगा, जो कटोगे वाले बयान ने ना पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया है। वो जाति जनगणना जो है ना, अब वो ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। अब राहुल गांधी भी उसको नहीं छेड़ रहे। हरियाणा जो है वो उसकी जीती जाती एग्जाम्पल है कि जीत, जैसे कहते हैं शेर के मुंह से वो खींच कर लाना, ये भाजपा ने कर दिखाया है। हर एक एग्जिट पोल, हर एक चैनल जो है क्या विश्लेषण कर रहा था, किसको जीत दिखा रहा था, मगर सिर्फ एक माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट करके और टू द पॉइंट मुद्दों के ऊपर बात कर उस पर काम कर और सही टाइम पर चेहरा बदल कर जो भी इनकम्पेंसी थी वो भी खत्म कर एक नए सिरे से सरकार बनाई और बहुमत के साथ, पहले अलायंस में थी, अब बहुमत के साथ वही रिपीट होने वाला है महाराष्ट्र में भी। और झारखंड की जगह मतलब त्राही कर रही है। इस सोरेन की सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय लिखा गया है ना,
ये समझ लो इन्होंने लेकिन ये तो देखिए आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी लगते हैं ना कि जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, आरोप सिद्ध हो नहीं पाए, उनको बेल मिल गई, फिर से मुख्यमंत्री बने झारखंड के। मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं बेल तो मर्डरिस्ट को भी मिलती है जी। आपने कन्हैया लाल के गले काटने वाले को उसको भी बेल पे है, तो क्या उसको बेगुनाह मानेंगे हम? बताइए ना। बेल मिलना जब तक वो बाइज्जत बरी ना हो, एलिगेशन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनकी अपनी कंपनी है जिसपे वो किया हुआ है, सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर उस पे आ जाता है तो जनता भी उनका स्वागत करेगी ताली बजाकर, इसमें दिक्कत क्या है? मगर जब तक कार्रवाई चल रही है, एलिगेशन तो है ना। अब मुझे एक चीज भाई, नई राजनीति शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? इससे दिल्ली से। दिल्ली से एक राजनीति शुरू होती है। पहले हम जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना, जो संसद में चिल्लाते थे, हम कहते थे यार इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ। हाँ, एज ए यूथ हम कहते थे पॉलिटिक्स में, कभी टाइम पर 2008 में 2 रोज घोटाला, फलाना घोटाला, बुड्ढों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इस तरह से मैं कभी कहता था। मगर मैं कहता हूँ उन बुड्ढों में ना एक नैतिकता ये थी कि अगर छोटा सा एलिगेशन लग जाता था ना विपक्ष की तरफ से, वो इस्तीफा दे देते थे। मगर आज भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया केजरीवाल जी ने, कि मंत्री जेल पहुंच जाए, वहां मसाज कराए, सब कुछ करे, 1-1, 1.5 साल भी हो जाए, इस्तीफा नहीं देना, इस्तीफा नहीं देना। सत्ता का लालच इतना गहरा है कि जेल से सरकार नहीं, अब तो दे दिया उन्होंने इस्तीफा। देखिए घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब तो वो कह रहे हैं कि देखिए जनता जनार्दन के जो मन में है, चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार का सभी को सम्मान करना चाहिए। ये देखिए, ये बात कहीं ना कहीं कुछ अलग हो जाती है। देखिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा इनसे जी मैं इसका जवाब दूंगा। एक तो नैतिकता खत्म कर दें जी। अगर एलिगेशन लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी अगर मैं कहता हूं भ्रष्टाचार को भी आपने जस्टिफाई कर दिया, मगर ऐसे समाज में एक के साथ एक दारू उनकी नाक के नीचे बिक रही थी, क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? एक सीएम के नाक के नीचे एक के साथ 3 बोतलें तक दिल्ली में बिक रही थी, आप उसको किस एंगल से देखेंगे? क्या वो मानवता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या आपके यहाँ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं थी? जब वो लागू कर रहे थे वो एक्साइज पॉलिसी, तो क्या कहा था कि जितने समाज सेवी है जो नशे के लिए वो डूब मरे या दिल्ली से निकल जाए, क्योंकि हम तो एक के साथ एक दारू बेचने वाले हैं। उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर। चलिए देखिए, वो एक्साइज पॉलिसी हर गवर्नमेंट की होती है, वो चलती रहेंगी। दारू यहाँ भी बिकती है, यूपी में भी बिकती है। चलिए छोड़िए, मुद्दा जो है उसी पर बात करते हैं। 1 सेकंड जी बताइए। अभी आपने कहा केजरीवाल ने जो कहा वो करा, इस्तीफा भी दिया, पद भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। क्या आप बता सकते हैं जब उसने कहा था ना मैं बंगला लूंगा, ना स्कूटी लूंगा, ना मैं लूंगा, मैं यहीं रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा? क्या? अरे साहब, मुख्यमंत्री हैं वो। एक बात बताइए, हर किसी का अपना डेकोरम होता है। मुख्यमंत्री बनाया तो एक समाज को उसने नीचा दिखाया है और एक समाज को ऊपर उसने करने का वो करके फायदा उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री ऐसे बोलता था जनता दरबार लगाऊंगा, उसके कहने और करने में फर्क है। गिरगिट का रंग बदलने वाला है, और जो मुख्यमंत्री है इस टाइम वो उसी का बायां हाथ है। चलिए देखिए, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं जी? राजेंद्र कुमार वर्मा है। ये बताइए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है महाराष्ट्र झारखंड में, क्या आपको लगता है यूपी में भी उपचुनाव है? हरियाणा जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे, अब दिल्ली की बारी है और दिल्ली भी जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। अब मेरे से स्टाम्प पेपर में लिख लो, मोदी जी अमित शाह जब तक रहेंगे कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी ने हार का स्वाद ही नहीं चखा। हम मोदी जी कहते हैं हम पढ़ाई करते हैं तो पास होने के लिए करते हैं, फेल होने के लिए थोड़े नहीं करते। और हम भी उन्हीं के भक्त हैं, और आज भी डंके की चोट में बोलते हैं महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं। और हिंदुओं को कहते हैं जागो हिंदू जागो, नहीं तो आदित्य योगीनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए, वो बटोगे जो कटोगे वाला बयान है, उसने केवल हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में एक अलग तरीके का तूफान मचा दिया। पूरे देश में मैं भी बोलता हूँ, डंके की चोट में बोलता हूँ कि हिंदू भाई जागो, और जागोगे नहीं तो फिर आपका बुरा हाल होगा। क्योंकि हम लोग जगाने की कोशिश करते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह लोगों को जगाने की कोशिश कर, असेंबली में बम क्यों फेंका था? लोगों को जगाने के लिए, कि अंधे बहरों को जगाने के लिए। तो हम लोग भी अंधे बहरों को जगाने के लिए कहते हैं जागो जागो जागो। जब तक नहीं जगोगे, देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा ये मंदिर कनॉट प्लेस का प्राचीन मंदिर है। एमसीडी वाले आते हैं
तो सबको मतलब डंडा मार के हिला के सबका सामान उठा के ले जाते हैं। चाबड़ी बाजार चले जाइए, इनकी मर्यादित हालत सुनिए, इनकी हालत में इनके हलक में नहीं कि वहाँ जाके उन लोगों का सामान छीले और पूरा जगह पूरा घेर के रखते, इतनी भीड़ है कि जिसका कोई इंतजाम नहीं। यूपी में सुनिए, बताइए यूपी में क्या होगा, आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जी की साख जो है दांव पर लगी है। नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। इस बार थोड़ा सा गलती क्या हुआ, गलती हो गई हम लोग के तरफ से, दोनों के तरफ से गलतियां हो गई। इस बार गलती नहीं होगी। इस बार एक दो सीट अगर ले जाए तो ले जाएं लोग, नहीं तो नहीं। एक दो सीट केवल लेकर के जाएंगे यूपी में। देखिए हमारे साथ में आंटी जी मौजूद हैं, थोड़ा एक मिनट थोड़ा आंटी जी से बात करते हैं। आंटी आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम उमा अग्रवाल है। तो आपको क्या लगता है, ये देखिए अब जो हरियाणा चुनाव के बाद में जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कुछ दिनों बाद में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से सरकार बना पाएगी महाराष्ट्र में, और क्या झारखंड में वापसी होगी? हाँ जी, जैसा बीजेपी के काम है और नीतियां हैं, उसकी बहुत अच्छी नीतियां हैं। और जैसा अभी हरियाणा में दिखाया, हरियाणा में अब सबको, हमारे सनातन धर्म को, हिंदूज को, सबको अब ये दिखाई दे गया है कि हम लोगों को एकजुट होना है और हिंदू एकजुट हो रहा है। इसीलिए ये अभी आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में जैसे कि पहले दिखा रहे थे कि बीजेपी गई, पर वहाँ के लोग जो है साइलेंट रहे और उन्होंने सब एक साथ ही दिया। जो योगी जी का नारा रहा ना कि अगर हम हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है और दिखाई भी दे रही है। अभी जो बहराइच में और झारखंड में ये सब जगह जगह जो दंगे दिखाई दिए ना, हर त्योहार पे हमारे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये यही कारण है कि हिंदू बट रहा था, इसीलिए ये हो रहा था। और जो राहुल गांधी की जातिवाद में बांटने का जो उसका ट्रेंड था ना कि जातिवाद में बढ़ जाओ, वो ट्रेंड अब काम आया और आज का युवा और आज का जनता सब जाग गई है। जातिवाद में कोई नहीं बटेगा, जातिवाद सब बेकार की बात है, सब एकजुट रहेंगे और अपने विकास को देखेंगे। बीजेपी विकास को देख के, अपनी नीतियों को देख के, और आगे आने वाले टाइम में बीजेपी हर जगह कमल खिलाएगी, हर जगह कमल खिलेगा। दिल्ली में भी, दिल्ली में तो आपने देख लिया भ्रष्टाचार की हद बिल्कुल देख चुके हैं आप। अब ये जो केजरीवाल ने बेवकूफ बना रहा है ना जनता को, इसमें जो बेचारे अनपढ़ हैं या कह लो कि पूरे शिक्षित नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है कि सरकारी काम कैसे होता है। सरकारी में जैसे ये सीएम बंगले पे इसने जो ड्रामेबाजी करी है ना, इसने और आतिशी ने कि छीन लिया मैं दे रहा हूँ। अरे दे क्या रहे हो आप? अगर सीएम से वो दोगे इस्तीफा तो आपको सरकारी मकान खाली करना ही है। यही एक सरकार का नियम है हर सरकारी मुलाजिम के लिए। और ये जो कह रहे हैं ना इसने आतिशी से छीन लिया, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पढ़े लिखों को बेवकूफ बना सकते हैं क्या ये? आप ये देखो कौन छीन सकता है? ये बेवकूफ बना रही है, खुद पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर है आतिशी, है ना, सीएम भी बन गई, पीडब्ल्यू विभाग अभी तक इसके पास है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये चाबी का खेल किया था ना, ये खाली खेल था। पीडब्ल्यूडी विभाग में इसने एक तरफ से चाबी ली, दूसरी तरफ से खुद मिनिस्टर है पीडब्ल्यूडी की, और चाबी एक बार मीडिया में दिखाई और उसके बाद दोबारा चाबी उन्हीं को दे दी, केजरीवाल को। और एक नियम होता है इस बंगले को, आप ये छोड़िए, ये बताइए आपको, देखिए यहाँ पर लगता है यूपी में भी उपचुनाव है, वहां पर क्या लगता है कौन? देखिए योगी आदित्यनाथ जी एकदम उन्होंने हर सीट पर जा करके माहौल बनाने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है? नहीं, माहौल बनाने की कोशिश करी है उन्होंने, वो माहौल ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, वो माहौल सच्चाई पे बना रहे हैं और विकास पे बना रहे हैं, है ना। और ये यूपी में जो एक दो गलती पहले हुई, वाकई में जो हो गई, वो विधायकों ने काम नहीं किया था, इसलिए लोग वहाँ से नाराज थे। पर उन्होंने उसकी नाराजगी का कारण उन्होंने देख लिया वोट देके, तो उनके जो विधानसभा में चुन के लाए, सॉरी लोकसभा में जो चुन के लाए, वही लोगों ने देखो, वही उन्हीं के कारण वहाँ पे जो लोग हैं असुरक्षित हैं। वो जितने भी नेता हैं सपा के, ये सब छोटे छोटे बच्चों का रेप कर रहे हैं, और अगर कल को गलती से विधानसभा में इनको ले आते हैं, मान लीजिए, तो यही जो पहले हम लोग इतने साल से यूपी में रह रहे हैं, जो पहले होता था वो इन्होंने लोकसभा में कुछ सीटें जीत के इन्होंने वही दिखा दिया कि हम यही करेंगे। अब आने वाले टाइम में अब उपचुनाव सारी की सारी सीटें, उसमें से एक सीट कोई हो जाए तो कोई कह नहीं सकते कि
कोई गांव की देहात की या पूरा एक विशेष वर्ग की हो वो जीत जाए। बाकी सारी सीटें जो है ये अपने योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे और 100% जीतेंगे। चलिए देखिए, यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे ऐसा इनका कहना है। और जो पहले जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान हुआ वो अब उपचुनाव में नहीं होने वाला है। आपका नाम क्या है भाई साहब? रंजीत सिंह। आपके विचार कैसे हैं? झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, क्या आपको लगता है जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए अभी मतलब साबित हो चुका है, मतलब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से कि मतलब बीजेपी सरकार ने जो रूट लेवल पे जो काम की है जनता के लिए, उसका रिजल्ट दिखा दिया है। हरियाणा तो पूरी तरह से जीत ही गई है भारी मतों से, और जम्मू एंड कश्मीर में भी देखिए काफ़ी अच्छी सीटें, शायद 29 आई है ना, 29 सीटें आ गई है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो काम किया है, मतलब इतने ज़्यादा मतलब एफर्ट लगाया है मतलब बीजेपी सरकार ने, उसका रिजल्ट मतलब एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगाया, उसके आगे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो जनता ये समझ रही है, इवन मुस्लिम जनता भी जम्मू एंड कश्मीर के समझ रही है कि भाई बीजेपी को वोट देना चाहिए। और हरियाणा के तो पूरी जनता जो मतलब जो किसान आंदोलन के अलावे जो जनता, वास्तविक किसान जो थे, है ना, ये मतलब उन्होंने चीज़ों को समझा और उन्होंने आगे आकर बीजेपी को वोट दिया है, जिसकी वजह से ही अभी भारी मतों से। तो ये रिजल्ट आपका झारखंड और महाराष्ट्र में भी आने वाला है डेफिनेटली। और यूपी की देखिए जो सीटें हैं विधानसभा की, वहां भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो भी काफ़ी अच्छी सीटें जीतेगी, 10 में मतलब काफ़ी अच्छी 8-10 सीटें जीत सकती है बीजेपी। और मतलब जो काम किया है रूट लेवल पे, और वो मतलब वो जनता तो अभी देखिए और भी अवेयर हो गई है। मतलब वो अब जो अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन की वजह से जो सीटें 36 इनकी आ गई थी, ठीक है ना, अब उसका रिजल्ट जो झूठ उसमें जो था उसका अब जनता अवेयर हो गई है, और इस बार 10 में 10 सीटें जितवाएगी यूपी में। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ भी यूपी चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। हाँ चाचा, क्या नाम है? हाँ, श्याम नारायण पांडे, बिहार घर है सर। क्या लग रहा है क्या होगा अभी? महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में उपचुनाव है, वहाँ पर क्या होने वाला? हाँ सर, ये लोग बहुत विपक्ष पार्टियां खटाखट देने के प्रलोभन में जनता फंस गई। अब जनता जान चुकी है कि अब ये पार्टी विपक्ष जीतने वाला नहीं है। खटाखट ये अखिलेश भी खटाखट 9,000 रुपया, ये कांग्रेस से भी ज्यादा ऊपर चढ़ गए थे। 9,000 देने का वादा किया, अरे जीत गया तो पब्लिक को दो, अयोध्या के वासी को दो, तब न विश्वास होगा ये विपक्ष पार्टियों पर कि देगा। ये तो देने वाला चोर कभी चोर किसी को दिया है, लूटा है तो किसी को नहीं दिया। उसी पर ये अखिलेश यादव भी नहीं दे पा रहे थे। कहाँ से पब्लिक आप इन लोगों को जिताएगी? विपक्ष पार्टियां अपने आप में बटी हुई है। एक खटाकर 9,000 रुपया बोल दिए अखिलेश यादव को, 9,000 पब्लिक को देंगे। तो जहाँ से जीता है ये लोग का सांसद, जहाँ से तो कह रहे थे कि सरकार बनेगी तब देंगे ना, सरकार तो बनी नहीं। सरकार बने से जहाँ से सांसद जीता है वहाँ से तो देना चाहिए ना। हाँ, ये पब्लिक भी जान चुकी है कि ये लोग चोरों की पार्टी है, कभी देने वाली नहीं है। सरकार भी बन जाएगी तो नहीं देगी, ये पब्लिक समझ चुकी है। अखिलेश यादव ही तो अपने ही खुद फंसा हुआ है। ये कभी जय श्री राम नहीं बोल सकता, न जय श्री कृष्ण बोल सकता। इसका खानदान में तजिया का पूजा करने वाला ये अखिलेश यादव अपने आप को क्या सोच रहा है? 90% मुस्लिम बन गया। ये अपने आप को, ये सेनापति भी ये लोग के राज्य में देखिए रहता है, अतिक अहमद, तो क्या क्या ये दुर्दांत लोग को सेनापति बनाया था। ये पब्लिक समझ चुकी है कि ये लोग खत्म है। पब्लिक समझ चुकी है ये लोग खत्म है, ऐसा इनका कहना है। और युवा देखिए हमारे साथ में है, इधर आइए भैया, आपका नाम क्या है बताइए? शशांक गुप्ता। क्या लग रहा है गुप्ता जी, क्या होगा? महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में उपचुनाव होने हैं, क्या होगा? देखो यूपी में तो 9 सीटों पे जो चुनाव होने, 9 की 9 इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। इंडिया गठबंधन जी। क्या कारण क्या लगता है, क्यों जाएगी? उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमले की बातें करती है, उस तरीके से सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे एक बार फिर यूपी की जनता विश्वास करने जा रही है। और महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के जो आज शिंदे जी की सरकार है, इन्होंने जिस तरीके से उद्धव जी को और शरद पवार जी के गुटों को तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ये अपने ही एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऑफिस के सामने उनको मार दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की जनता ने भी ये निर्णय ले चुका है कि जब ये अपने नेताओं को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को भी सुरक्षा देने के लायक नहीं है। ये पीछे से बनी हुई सरकार है,
ठीक है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आपको झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और यूपी में बची हुई 9 सीटों पर, और इसके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मध्य प्रदेश में भी 2 सीटों पर है। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीतने जा रही है। इन्होंने ये किया कि प्रियंका जी को वायनाड में उलझा के, अभी हरियाणा और यहाँ के जम्मू कश्मीर के चुनाव में ना उलझा के, प्रियंका जी को वायनाड में 13 तारीख को चुनाव उनका रख के इलेक्शन आयोग से साठगांठ करके कि प्रियंका जी, उपचुनाव सब जगह ही होने हैं भैया, सब जगह उपचुनाव होने हैं, जहाँ जहाँ होने हैं वहाँ तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो उपचुनाव ये यहाँ भी करा सकते थे ना, जम्मू और हरियाणा के चुनाव के साथ भी उपचुनाव कर सकते थे। ये जुमलेबाजी कीजिए, ये सुनिए, देखिए एक मिनट जी बताइए, यूपी में कौन सा जुमलेबाजी किया बता, इतना मतलब लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रिक्ट कर देना, योगी जी की जुमलेबाजी आप समझते हैं? किसानों के क्या योगी आदित्यनाथ के जो कानून व्यवस्था है उसको क्या जुमलेबाजी बता रहे हैं आप? ये तो जनता जान रही है हिंदुस्तान की कि योगी आदित्यनाथ जी के जो यूपी के गुंडे हैं वो घुस घुस के मुंबई में उनकी ही सरकार के सहयोगी पार्टियों के लोगों को मार रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर बता रहा है कि वहाँ अगर उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं तो आजू बाजू अपनी शरण ढूंढ रहे हैं वहाँ के अपराधी। यूपी के अपराधी आजू बाजू की जो सरकारें हैं वहां पर जाकर के, आजू बाजू के राज्य हैं वहां जाकर के पनप रहे हैं। क्या कहेंगे इनका जवाब? भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ पे धागा लपेटने से, कड़ावा बांधने से राष्ट्रभक्ति नहीं बढ़ जाता आदमी। मैं नहीं मानता, लेकिन बात करता हूँ राष्ट्र की। तो सारी की सारी जिम्मेदारी योगी उठाएगा, मोदी उठाएगा। मेरा फर्ज नहीं बनता कुछ अपनी सुरक्षा का। अगर मेरे गाल पे एक रैपट मारेगा, 4 मारने की हिम्मत रख, अपने आप ठीक हो जाएगी समस्या। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आज मेरी शोभा यात्रा पे 4 पत्थर फेंके जा रहे हैं, अगर मैं 10 पत्थर फेंकने की हिम्मत बढ़ा लूंगा, अगली बार नहीं फेंके जाएगा। तो ये समस्या का अंत है। लेकिन सवाल जब उठता है, जब 16 राउंड गोलियां चल जाती है, 16 इंटू कितने हो जाता है, तो उसके पीछे एक बड़ी ताकत दिखाई देती है। कोई ना कोई फंडिंग के जरिए, फंडिंग के माध्यम से इन अपराधों को जन्म दे रहा। तो देखिए ये तो सवाल उठेंगे ही। सुनो जी, सवाल नहीं, में हमें खुद दिखाई दे रहा है इस चीज का। सवाल क्या होता है इसमें, हमें खुद दिखाई दे रहा है। जहाँ 16 राउंड गोलियां 1 सेकंड में चल जाती है, तो एक हथियार से नहीं चलती वो, उसके लिए 16 ही हथियार की जरूरत पड़ती है। तो वहां तो एक योजनाबद्ध आक्रमण करा गया था, उनके ऊपर पत्थरबाजी करे गई, गोलियां चले गई, उनकी हत्या करे गई, और मेरे जैसे आके खड़े हो गए यूं कह देते हैं यह तो सरकार की फेलियर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे घर से लिख लो, अरे तो शोभा यात्रा निकालनी बंद कर दो, घर में बैठ जाओ। अगर हिंदू नहीं बनना चाहते हो, घर में बैठ जाओ, मत निकालो शोभा यात्रा, मत करो गुणगान भगवान के। जब तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों कर रहे हो? आओ निकल के सामने सड़कों पर उतरो। आज अगर कोई एक पत्थर मारने की हिम्मत करे तो उसमें 50 पत्थर मार के दिखाओ उसको, अपने आप बंद हो जाएगा। एक के बाद दूसरा नहीं। कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही कि महीने में 6 बार 8 बार होती है ऐसी घटना इस भारत के अंदर। ये देखिए कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत रखो, अगर कोई एक पत्थर फेंकता है तो उसको 10 पत्थर फेंकने की हिम्मत रखो। क्या आपको लगता? नहीं ऐसा है ना, सुनो, हम लोग क्या है कि भाई शांति 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 करते काफी समय हो गया। अब ईंट का जवाब अगर पत्थर से जाएगा तभी रुकेगा। देखो एक इजराइल है, उसकी तरफ कोई मुंह क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने भी हमारी तरह बड़े बड़े मतलब बहुत जुल्म सहे हैं, उन्होंने भी बड़ी जाने दी हैं। अब आके उनको पता है लड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे, वही हाल यहाँ पे है। देखो अगर डर के रहना है तो या तो धर्म को मानना छोड़ दो, लेकिन अगर मान लो कोई लड़ रहा है, मैंने वो लोग भी देखे हैं उनका विरोध करते हैं। भाई तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो, अगर हो सके तो सपोर्ट करो, नहीं हो सके तो अपना मुंह बंद रखो। लेकिन हमारे बीच में ही कुछ गद्दार है ना, वो क्या करते हैं कि वो भाईचारे वाली बात पे आ जाते हैं। भाई भाईचारा है, जहाँ तक हम भाईचारा सदियों से निभाते आए हैं। हमने हमारा वो भारत है जिसने हर यहाँ पे यहूदियों को भी शरण दी, यहाँ पे पर्शियन को भी शरण दी, हर एक को यहाँ अपने गले से लगाया। लेकिन अगर कोई हमारे ही धर्म यात्रा में जो पत्थर फेंकेगा या गोली चलाएगा, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जैसे वहां के लोगों ने अगले दिन दिया लोगों ने। ये हालत अभी आने वाले टाइम पे ये सबको सोचना पड़ेगा। नहीं तो पहले तो हमारे बुजुर्गों का देखा ही है ना क्या हाल हुआ था। डर के जिंदा नहीं रहना है, लड़के मरना चाहिए। जैसे इजराइल लड़के मर रहा है, उनकी आबादी तो ये 1 करोड़ भी नहीं है, हम तो 100 करोड़ है।
हम लोग शांति शांति करते यहाँ तक आगे, अब इसके आगे शांति का रास्ता नहीं, अगर वार करेगा उसका प्रतिकार क्या होगा। आपको लगता है ये महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने हैं, यूपी में भी उपचुनाव है, कौन मारेगा बाजी? चुनाव सुनो यार, चुनाव तो भारत में कहीं ना कहीं चलते ही रहेंगे। चुनाव कोई और थ्योरी है चुनाव की, लेकिन ये देखो ना एकदम से हथियार कैसे आगे और पत्थर कैसे आगे। गलती में मैं पुलिस की भी मानता हूँ, वहां के एसएचओ की गलती है। मैंने लोगों से सुना है कि 4 महीने पहले भी वहां कोई घटना हुई थी, उसने क्यों नहीं एसएचओ ने जो कहीं ना कहीं ये भी तो पुलिस का फेलियर तो है ही है। देखिए कानून व्यवस्था की इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना होती है तो वह कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। देखो प्रशासन का फेलियर मैं मानता हूँ, लेकिन एक जगह उसका फेलियर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई एसएचओ या अफसर कोई डील करता है उसको दंगे को रोकने की कोशिश नहीं करता है, या किसी के साथ अपनी सहमति, मान लो कोई हमदर्दी प्रकट करता, हो सकता है वो दूसरी पार्टी के साथ हमदर्दी रखता हो, अगर वो नहीं रोकता तो वो भी उसका फेलियर है, उसको भी सजा होनी चाहिए। वो एसएचओ हो, एसपी हो, कोई भी हो, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकारों के फेलियर हैं। अगर मेरे सामने मेरे परिवार से या मेरे पड़ोस में या मेरे गांव की या मेरे मोहल्ले कॉलोनी की किसी महिला के साथ या बच्ची की आबरू लुटती हुई हो तो मैं प्रशासन का इंतजार करूंगा, या मेरा फर्ज बनता है मैं उसकी हिफाजत करूं? कैसे है प्रशासन? पहले बात सुनिए, मैं प्रशासन का इंतजार करूंगा या उसकी सुरक्षा करूंगा? मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्रथम था हो सकता है यहाँ पे, जो प्रथम दृष्टया जो हुआ, जो पहले नहीं होना चाहिए था वो जो हुआ, उसके ऊपर सवाल उठाए जाए। उसके ऊपर अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, कितनी बार भी ये पत्थरबाजी हो चुकी है हमारी शोभा यात्राओं पे, कितने कीर्तनों पे? तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कितने बार हो चुकी, ये पहली बार तो हुई नहीं, ये तो महीने में 6 बार 8 बार मैंने बोल रहा हूँ इस चीज को होती है। अरे कहाँ तक एक चीज की छोड़िए, बताइए ये चुनाव को लेकर के आज जो है हमारा विषय था, क्या आपको लगता है चुनाव में क्या होने वाला टोटल, यूपी में भी, महाराष्ट्र झारखंड में भी? भैया होने वाला ये है, जो कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि इस देश को, इन प्रदेशों को भारत के गुंडे चलाते हैं, आतंकवाद चलाता है, उनको करारा चाटा लगने वाला है, करारा तमाचा लगने वाला है। उसका परिणाम ऐसा आएगा जैसा अभी हरियाणा की देशभक्तों ने दिया है। जैसे परिणाम हरियाणा के आए हैं ऐसे ही आएंगे, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए आपका नाम क्या? हम लोग रजत मिश्रा हूँ, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। अरे महाराष्ट्र में बताइए क्या होगा भाई साहब? सर महाराष्ट्र में अभी तो पूरी मसाले वाली सरकार बनी हुई है ना, तो इस बार बीजेपी को वहाँ से तकलीफ जाने वाली है। हम बीजेपी को तकलीफ होगी। ये जो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगते हैं कि पार्टी की दो फाड़ कर दी और जिस तरीके से जो सिंबल छीन लिया और पार्टी का जो अस्तित्व है वही छीन लिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान देगी। अभी हमारे एरिया में प्रॉपर बिलोंग करता हूँ गोंदिया से, वहाँ पे जो गोपाल दास अग्रवाल थे वो पिछले 3 टर्म से विधायक थे, पहले कांग्रेस से, फिर वो पिछले टर्म में बीजेपी ज्वाइन किए और अभी वापस कांग्रेस चले गए हैं नाना भाऊ पटोले के साथ। तो अभी इस साल तो महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी टफ इलेक्शन जाएगा और ये जो सरकार वहाँ पे बनी है, जितने ग्रुप बने हुए तो उससे काफी तकलीफ जाने वाली महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी ताल भी ठोकी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देखिए किस तरीके के चुनावी नतीजे होंगे, क्योंकि अब चुनावी घमासान मचने वाला है। जो भी किसी भी अगर गठबंधन के घटक दल हैं, वो चाहे एनडीए के हों या फिर इंडिया गठबंधन के हों, वो अपना अपना चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी अपनी ताल ठोकेंगे। कैसे होंगे चुनाव नतीजे, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।